स्वागत है आपका जस्ट इंटरप्रेट में। मेरा नाम है सुविज्ञ और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के माध्यम से हम हमारे भारत के संविधान को यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम भारत की जो राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी, उस पर भी सीमित और संक्षिप्त मात्रा में डिस्कशन करेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में हम लोग किस तरीके से हमारे संविधान को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। यानी मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको संविधान को पढ़ने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। हम उन क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले यानी हर कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट को पता होने चाहिए। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बेसिक, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम रूल ऑफ लॉ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जो जो चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। भारत का संविधान आप लोग जानते हैं, इट इज़ वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान है भारत का संविधान। और चूँकि इसके पीछे कारण ये है कि इसमें हर चीज़ जो है वो डिटेल्ड है, हर चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, सारे प्रोविजंस बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं। इसी कारण से ये लंबा है। कहने को चूँकि लंबा है, आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चूँकि डिटेल्ड है इसलिए ये कहना गलत है और डिटेल्ड होने की वजह से ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है। लेकिन इतना बड़ा है स्ट्रक्चर इसका, इसलिए इसको हम थोड़ा और ब्रेक करके पढ़ें। तो इसलिए संविधान को इस कोर्स के लिए मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं ये पार्ट्स? पार्ट ए, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कहाँ से संविधान हमारा मतलब जो आज एग्जिस्ट करता है उसकी रूट्स कहाँ पर हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट बी जो है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम प्रीएम्बल हो गया आपका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप पे डिस्कशन करेंगे, डीपीएसपीस पढ़ेंगे, अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम करेंगे। बेसिकली एक जो ढांचा है हमारे संविधान का मुख्य तौर पे, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। पार्ट सी जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारी जो भारत में जो सरकार है वो किस तरीके से, किस सिस्टम को फॉलो करते हुए चलती है, संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं भारत में सरकार चलाने के लिए। तो उसमें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्टडी करेंगे, फेडरल सिस्टम जो है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और फेडरल रिलेशनशिप यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेट टू स्टेट यानी इंटर स्टेट रिलेशंस और एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसी में लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ और जो स्पेशल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्ट डी हम लोग जो है वो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ का देखेंगे और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है पार्ट ई, वो मिसलेनियस रहेगा और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, जीएसटी काउंसिल, सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, फिर नेशनल कमीशंस जो हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसीज़ के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। फिर कुछ अदर प्रोविजंस जो हैं जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लैंग्वेजेस, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट और उसके बाद इलेक्शंस एंड एंटी डिफेक्शन। और इसी में फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब वो बॉडीज़ जिनका कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपनी पावर्स
या फंक्शंस को डिराइव नहीं करती हैं, उनका क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेटर फंक्शनिंग के लिए उन बॉडीज़ को फर्दर क्रिएट किया गया था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतर समझ के लिए हमें उन बॉडीज़ का समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम बहुत लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये रहेगा हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर, जिसमें मैं कई सारे लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके कवर करूँगा। सीक्वेंस मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ वाला जो पार्ट है वो मैं इंट्रोडक्टरी के बाद डायरेक्ट आपको पढ़ा सकता हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाद या उससे भी पहले, या फिर नहीं तो अदरवाइज़ यही सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अब जब हमने कोर्स स्ट्रक्चर समझ लिया है तो अब हम लोग हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान क्या है। इससे भी पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं पूछता हूँ आपसे अगर कि संविधान कहाँ पाया जाता है, किस जगह होता है संविधान। आमतौर पे इसका एक जवाब कोई भी जो इंसान चलता फिरता होगा, लेमैन, क्या देगा कि संविधान एक देश में होता है, एक राज्य में पाया जाता है। ठीक है, क्या है संविधान वो बात की बात है, पहले कहाँ है। तो संविधान जो है वो किसी चीज़ को बनाने के लिए होता है, ठीक है, किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए होता है। और अगर हम किसी देश के विषय में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो देश में होता है या राष्ट्र में होता है। राष्ट्र की बात आई है तो राष्ट्र को समझ लेते हैं, और राष्ट्र से भी पहले हम राज्य को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि पढ़ते हैं यानी इंटरनेशनल लॉ, या पॉलिटिकल साइंस में भी जब हम स्टेट जो टर्म है वो यूज़ करते हैं, वो एक नेशन के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, यानी एक कंट्री के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, ना कि जैसे जो हमारी प्रोविंसेस हो गई, जैसे आपकी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, नहीं, इस रिस्पेक्ट में हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं करते। हम लोग स्टेट जो है वो जो टर्म है, जो राज्य जो टर्म है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक देश की जगह पे हम राज्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो राज्य होता क्या है, व्हाट इज़ अ स्टेट। तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्टेट है, इट इज़ अ यूनिक पॉलिटिकल एंटिटी। ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक इकाई है, जिसमें कि एक पॉपुलेशन होती है जो कि एक टेरिटरी पे होती है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, टेरिटरी यानी क्षेत्र। तो जो पॉपुलेशन होती है वो एक क्षेत्र में पाई जाती है, और वो सारे जो लोग होते हैं, यानी जो उसके जो मेंबर्स हैं, यानी जो पॉपुलेशन है बेसिकली वही उस स्टेट के मेंबर्स हैं। वो जो मेंबर्स हैं वो आपस में संगठित होते हैं, दे आर यूनाइटेड फॉर व्हाट पर्पसेस, किन कारणों से। दो कारण, पहला एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, और दूसरा इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दो फंक्शंस हमारे पास आ गए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो जो स्टेट है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला ये कि एक स्टेट जो होगा उसके पास एक टेरिटरी होगी, फिक्स्ड टेरिटरी होगी। टेरिटरी के साथ उस टेरिटरी पे पॉपुलेशन होगी, यानी लोग रहते होंगे। वहाँ पे एक सरकार होगी, ठीक है, और सरकार के साथ साथ वहाँ पे प्रभुसत्ता होगी, यानी सोवरेनिटी होगी। ये एक डिफिनीशन है स्टेट की इन 4 एलिमेंट्स को लेके। अगर हम अपनी जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेट की इंटरनेशनल लॉ में, कि जो स्टेट होता है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है जहाँ पे जो लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो आपस में यूनाइटेड होते हैं एक्सटर्नल फोर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, वो ये कि राज्य का जो काम है, जो मेन काम है, जो मेन पर्पज़ है जिसके लिए वो बनता है, वो है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी लोगों को। ये पुरानी डेफिनेशन हो गई। पुराने समय में
इस चीज़ को आप लागू कर सकते थे। आजकल राज्य जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे स्कूल, अस्पताल का रन करना, स्कूलों का रन करना, इसके अलावा आपका टेलीकॉम, बहुत सारी चीज़ें, रेलवेज़, आपका मार्केट में, ठीक है। तो हर जगह राज्य जो है वो लोगों की लाइफ में अब इंटरफेयर करता है, ठीक है। वो बेसिकली वेलफेयर स्टेट का काम करता है, यानी लोगों का कल्याण करने के लिए हस्तक्षेप करता है लोगों की ज़िंदगी में। पहले ऐसा नहीं था। पहले चूँकि आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे, इंटरनली सिविल वॉर्स चलती थी, ठीक है, एक्सटर्नल वॉर्स बहुत होती थी आपस में स्टेट्स की। तो स्टेट का जो फंक्शन होता था, जो स्टेट का हेड होता था, उसका प्राइमरी फंक्शन ये होता था कि स्टेट में जो स्टेट के जो लोग हैं, जो राज्य में जो लोग रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना उनका मेन फंक्शन होता था। उसके अलावा कोई मतलब होता नहीं था उनका। लेकिन आज के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो राज्य जो है वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो यार जब हम उस डेफिनेशन को देखते हैं दोबारा, तो उसमें हम कहते हैं कि वेयर द पीपल दे यूनाइट, ठीक है, संगठित होते हैं। अब इसमें अगर आप केवल वो 2 पर्पसेस को छोड़ के तीसरा पर्पस, बल्कि आप पुलिस स्टेट ना कह के, यानी उसको सुरक्षा करने वाला राज्य ना कह के, उसको जो है वेलफेयर स्टेट बोल दीजिए, कल्याणकारी राज्य बोल दीजिए। तो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सारे लोग तो संगठित हो नहीं सकते हैं। मतलब अगर छोटा शहर है, छोटा देश है, ठीक है, ऐसे भी देश हैं जो एक सिटी स्टेट हैं, तो वहाँ पे तो लोग अपना आपस में आके अपने लिए कानून भी बनाते हैं, अपने लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ 135 करोड़ के देश की बात हो रही हो, या जहाँ और ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स जो हैं, जो कि जनरली एग्जिस्ट करती हैं, उनकी बात हो रही हो, तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी पॉपुलेशन एक साथ इकट्ठी हो जाए और सब लोग जो है मिलके अपने लिए कानून बनाएं या बाकी फंक्शंस को डिस्चार्ज करें। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है एजेंसीज़ की, स्टेट एजेंसीज़, स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये स्टेट के बिहाफ पे लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। यानी ये स्टेट के बिहाफ पे ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फंक्शंस हों, चाहे वो इंटरनल फंक्शंस हों, चाहे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, चाहे वो वेलफेयर प्रोवाइड करना हो, लोगों के लिए कल्याण करना हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एजेंसीज़ हैं, ये हवा में तो क्रिएट होंगी नहीं, इन्हें क्रिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए साहब। तो जो लॉ इन्हें क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो ठीक है, आपने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इन एजेंसीज़ को क्रिएट करता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि राज्य की व्यवस्था को स्थापित करता है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट किस तरीके से चलेगा उसकी व्यवस्था करता है, उसकी एजेंसीज को क्रिएट करता है, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नेसेसिटी हमें समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नेसेसिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा जो राज्य है उसमें हम एजेंसीज़ को क्रिएट कर सकें। एजेंसीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आप जानते हैं, ताकि फंक्शंस परफॉर्म कर सकें स्टेट के बिहाफ पे वो एजेंसीज़, और इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ज़रूरत है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ब्रॉड टर्म है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक उसका पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करता है, क्रिएट करता है वेरियस ऑर्गन्स को, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि आपकी सरकार क्या होगी, आपकी न्यायपालिका क्या होगी, आपकी कार्यपालिका क्या होगी, ठीक है। यानी आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके अलावा और भी जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी बेसिक ऑर्गन्स हैं किसी भी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अलग अलग हो सकते हैं, हर स्टेट के लिए वेरी कर सकते हैं। उन सारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनका क्रिएशन, उनके पावर्स एंड उनके फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है और केवल एक ढांचा दे देता है, वो एक स्केलेटन तैयार कर देता है
बाकी जो डिटेल्ड जो भी होंगे, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं, वो अपना आपस में बाद में बना सकते हैं। ये चीज़ें हमें आमतौर पे देखने को मिलती भी हैं संविधान में, हमारे भी और बाकी भी। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ब्रॉडर टर्म है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके पास आ जाती हैं एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट हैं। और इसके अलावा कन्वेंशंस, यानी जो परंपराएं हैं, राजनीतिक परंपराएं जो होती हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट होती हैं। हर राज्य में ये अलग अलग हो सकती हैं कन्वेंशंस। भारत में अलग, इंग्लैंड में अलग, अमेरिका में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग। तो ये सब मिलके जो है क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक वाइड टर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन एक थोड़ा सा नैरो टर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, आप सुनते होंगे, अगर सुना हो तो, कि संविधानवाद क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। ये भी एक टर्म है और संविधान से जुड़ा हुआ ही टर्म है। संविधान जो है वो पावर्स एंड फंक्शंस डिफाइन करता है, ऑर्गन्स की। संविधानवाद जो है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, उसका क्या मत होता है? उसका मत ये है कि जो सरकार है या जो भी आप एजेंसी बनाते हैं, उनकी पावर्स जो हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। आपको चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बात करता है। ठीक है, संविधानवाद ये कहता है कि जो भी स्टेट की जो ऑर्गन्स हैं वो एब्सोल्यूट पावर वाली नहीं होनी चाहिए। उन पे कुछ ना कुछ एक चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उनको निरंकुश होने से बचा सके। सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही एक कंसेप्ट है और बहुत वाइड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे चेक क्रिएट करता है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करता है। उनको आर्बिट्ररीनेस पे नहीं जाने देता, ठीक है, मनमानी नहीं करने देता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप कहेंगे साहब कहाँ होता है, कहीं लिखा है क्या? इसको समझिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आसान है। हम सब इंसान हैं, मेरे पड़ोस में जो भी रहते होंगे वो इंसान हैं, आसपास में चलते फिरते लोग जो भी हैं, लोग इंसान हैं। उनमें इंसानियत किसी किसी में है, यानी इंसान हर कोई है, इंसानियत किसी किसी में है। ऐसे ही हर राज्य में संविधान हो सकता है, संविधान हर जगह हो सकता है, संविधानवाद हर जगह नहीं है। तो संविधानवाद जो है वो ऐसे समझ लीजिए जैसे इंसानियत, इंसान के लिए इंसानियत, ऐसे ही संविधान के, ऐसे ही एक राज्य के लिए संविधानवाद। ठीक है, समझ आ गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने समझ लिया क्या है। तो यार अब आप लोग पूछोगे कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, हमें इस बात का पता कैसे चलेगा? इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, जो बताते हैं कि किसी एक देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट करता है। जैसे कि क्या? एग्जाम्पल के तौर पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लिखित संविधान होना चाहिए। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर हो, यानी न्यायिक समीक्षा करने की संपूर्ण शक्ति उसके पास मौजूद हो। जुडिशियल रिव्यू की पावर होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए वहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक। और इसके अलावा फेडरलिज्म भी होना चाहिए। फेडरलिज्म है
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है, ये सब चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं, आप कह सकते हैं कि जो स्टेट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब एक साथ एग्जिस्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। किसी ना किसी तरीके से हमारी एक जगह एक इंस्टीट्यूशन की दूसरे पर कहीं ना कहीं जवाबदेही हम लोग फिक्स कर देते हैं इन सारी चीज़ों से ही, ठीक है। और जहाँ भी जवाबदेही है वहाँ आर्बिट्रेरीनेस के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ रीज़नेबलनेस है वहाँ आर्बिट्रेरीनेस के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो भाई अब बात करते हैं हम लोग रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वही सबसे सुप्रीम है, लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इसके बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो जस्टिस कोक ने की थी, और उसके बाद इस पे जो काम किया वो प्रोफेसर डाइसी ने किया। लेकिन उससे भी पहले भारत में संस्कार विधि में इसके विषय में हम कह सकते हैं कि बात पहले से ही हो रखी है। श्लोक संस्कार विधि में जब राज्याभिषेक के लिए, नए राजा के राज्याभिषेक के लिए जो विधि बताई गई है, जो प्रोसीजर बताया गया है, तो उसमें जब राजा शपथ लेता है, जब राजा अपनी राजगद्दी पे बैठता है, तो उससे पहले वो जो राजपुरोहित होते हैं वो उनको, राजा को एक स्टिक हैंड ओवर करते हैं जिसको बोलते हैं दंड, और हैंड ओवर करते हुए वो बोलते हैं सर्वदंडोसी, यानी राजा जो है वो एक ऐसे स्थान पे बैठा है, ऐसे स्थान पे विराजमान है जिसे ईश्वर के तुल्य बताया गया है। और चूंकि ईश्वर की नज़रों में सब लोग समान हैं, ऐसे ही राजा की नज़रों में सब लोग समान हैं, और राजा जो है वो किसी को भी दंड दे सकता है, उसके गलत कार्य के लिए किसी को भी दंड दे सकता है। उसके बाद राजा आशीर्वाद लेने के लिए जब गुरु के चरणों में झुकते हैं तो जो राजपुरोहित होते हैं वो राजा के ऊपर मोर पंख से ऐसे टैप करते हैं और कहते हैं धर्म दंडोसी, यानी राजा के ऊपर भी धर्म का दंड है। यानी धर्म मतलब राइटियसनेस, जो चीज़ सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोई भी नहीं है, सुप्रीम कोई अथॉरिटी भी नहीं है, और यही बात ये कहता है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। अब जिन आइडियाज़ पे रूल ऑफ लॉ को बेस किया गया है वो आइडियाज़ कौन कौन से हैं? पहला तो यही है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जिसके साथ साथ हम ये बोलते हैं कि देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी आर्बिट्ररी पावर का अभाव। जब लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो लॉ के अंतर्गत काम करेंगी, और इसलिए अथॉरिटीज़ जो हैं वो मनमानी नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसका सीधा सा मतलब ये है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है, अगर लॉ सुप्रीम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैट्यूटरी लॉ है सिर्फ वही एज इट इज़ फॉलो होगा? तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। इसमें आगे फर्दर ये बात बोली गई है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ डज नॉट मीन
स्टैट्यूटरी लॉ एज इट इज़, यानी सांविधिक नहीं चल सकता शासन, क्योंकि हो सकता है लॉ, क्योंकि लॉ जो भी चीज़ अगर वो क्रिएट कर रहा है, अगर उसने किसी को एब्सोल्यूट पावर दे रखी है या किसी गलत चीज़ को सही कह रखा है, तो फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टैट्यूटरी लॉ को एज इट इज़ स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करना है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में, तो फिर हमें क्या करना है? तो इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी लॉ है वो रीज़नेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या कोई भी हो। आज के विषय में अगर देखा जाए तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जनता हो, सभी लोग जो हैं विधि के समक्ष समान हैं। देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका जो तीसरा प्रिंसिपल है वो कहता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। और इस चीज़ से हम लोग क्या इंश्योर करते हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये है कि सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटीड होने चाहिए, और केवल राइट्स ही गारंटीड नहीं होने चाहिए, उसके साथ साथ उनका प्रोटेक्शन भी गारंटीड होना चाहिए। यानी आप पूरी तरीके से सिटीजन्स को उनकी जो लिबर्टी है वो आप इंश्योर कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है इन तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है इसने अपने अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को समेट कर रखा है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एट्सेट्रा। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ में क्या अंतर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ में अंतर ऐसा सच कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरफ बात करता है कि देयर मस्ट बी सर्टेन लिमिट्स अपॉन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़, ठीक। वहीं रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि देयर मस्ट बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज आर्बिट्ररी पावर, ठीक है। द लॉज शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये बात ये कहता है। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो एम्बेडेड है, और जब हम रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ पे हम एक डिटेल्ड वीडियो फिर कभी और बाद में बनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। एक चीज़ और कि मैं कोशिश करूँगा आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लाने की, एटलीस्ट थ्राइस अ वीक कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी मैंने समझाया है इसमें वो सब समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए जस्ट इंटरप्रेट को।
हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।